हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आप अच्छे होंगे। आज हम व्याकरण में अपना पाठ नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है संज्ञा। संज्ञा के बारे में समझेंगे क्या है। चलिए बच्चों, निक्की हमें क्या पढ़ा रही है आओ जाने। मैं निक्की हूँ, मैंने बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें पढ़ें। झूला, बंदर, आगरा, रामायण, सुनीता, वीरता, पेड़, बचपन, राम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखे शब्द किसी न किसी के नाम हैं। ठीक है, जैसे कि प्राणियों के नाम कौन कौन से हैं, बंदर, सुनीता, राम। स्थान के नाम कौन से हैं, आगरा। वस्तु के नाम कौन से हैं, रामायण, झूला, पेड़। भावों के नाम हैं वीरता और बचपन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है संज्ञा वो होती है जिस शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का पता चल पाता है, वो सारे ही शब्द हमारे संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जिन किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो शब्द किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विजय, गीता, ताजमहल, गंगा, हिमालय, दिल्ली, भारत, चीन आदि, ये सभी क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष स्थान के बारे में बताते हैं वो सारे शब्द हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जब स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर एक चीज के बारे में बात हो रही हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण हमने जाने, अब एक और उदाहरण देखते हैं। निधि जयपुर में रहती है। देखो निधि एक पर्टिकुलर एक लड़की के बारे में बता रहे हैं, जयपुर एक निश्चित स्थान का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ। फिर है भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी है। भाई भारत के दक्षिण में पर्टिकुलर एक चीज के बारे में बात हो रही है ना, तो ये भी संज्ञा का उदाहरण हुआ। भाषा का हमारा दूसरा रूप है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो शब्द किसी एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं के समूह या जाति के बारे में बताते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के किसके बारे में पता चले, प्राणियों के, वस्तुओं के समूह या जाति के बारे में पता चले, वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारे जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मनुष्य, लड़का, फूल, नदी, पेड़, पहाड़, गाय, फल, पशु आदि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण और दे रखा है, छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं। छात्र क्या हो गया, यानी कि एक ग्रुप का नाम हो गया ना छात्र, यानी कि एक ग्रुप में से हमने नाम बताया है। छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं। पेड़ पर बंदर बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है प्रयोग के आधार पर सब्जियों तथा फलों के नाम विशेष होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा में आ सकते हैं क्योंकि वे एक नहीं अनेक होते हैं। माँ ने मधु से आम मंगवाया। मधु इन आमों में से कोई भी आम उठा लेगी, न कि कोई विशेष आम उठाएगी। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वांटिटी में सभी एक से होते हैं लेकिन मात्रा के रूप में सब एक हैं और वैसे एक नहीं, मतलब एक ही हैं ये सारे, तो इसमें से हम इसको जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। अब इसी तरीके से धातु तथा द्रव्य पदार्थों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल, चांदी, आटा, तेल आदि। फिर है समूह को सूचित करने वाले शब्द भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कि सेना, भीड़, परिवार, कक्षा आदि, जो समूह को बताते हैं, ग्रुप के बारे में बताएं वो सारे शब्द भी जातिवाचक संज्ञा। फिर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव के बारे में बताएं या उनके बारे में हमें पता चले तो वो सारे हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। क्रोध, आश्चर्य, मिठास, बुढ़ापा, वीरता, बचपन, खुशी, दुख आदि, तो ये क्या हुए, हमारे भाववाचक संज्ञा हुए। माँ को पुत्र से प्रेम है। पिताजी की ईमानदारी की सब बड़ाई करते हैं, तो ये क्या हुए हमारे, ये जो इसमें शब्द हाईलाइट हो रखे हैं ना, ज्यादा दिखा रखे हैं, तो वो क्या है हमारे वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा को छुआ या देखा नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे भावों की बात होती है। भावों को तो हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना, तो वही बोला है। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती हैं, जैसे कि परोपकार, सत्य, दया, दुख, सुख आदि, जबकि कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं। अब है भाववाचक संज्ञा बनाना।
नीचे लिखे भाववाचक संज्ञा शब्दों को पढ़िए, समझिए और जानिए ये किन किन शब्दों से बनते हैं। बच्चा बचपन, मित्र मित्रता, वीर वीरता, मूर्ख मूर्खता, मनुष्य मनुष्यता, सज्जन सज्जनता, बूढ़ा बुढ़ापा, चोर चोरी, इंसान इंसानियत, व्यक्ति व्यक्तित्व, देव देवत्व, शिशु शिशुता, अपना अपनापन, अहम अहंकार, अच्छा अच्छाई, बुरा बुराई, कमजोर कमजोरी, गरीब गरीबी, चालाक चालाकी, कंजूस कंजूसी। ठीक है, तो ये हमारे सारे शब्द हुए जो किससे बने हैं, भाववाचक संज्ञा से मिलकर बने हैं। चलिए आगे देखें। हमने सीखा किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थानीय भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। संज्ञा के मुख्यतः हमारे 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा था संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे, अभी मैंने ऊपर बताया आपको। ठीक है, और रिक्त स्थान भरने आपको। किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, भेदों के नाम लिख देंगे। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का नाम बताती है। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति या समूह के उसको बताती है, यानी कि समूह को दर्शाती है। जब हम किसी एक विशेष समूह में से किसी की बात करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा हुआ। डैश मन के भावों के विषय में बताती है। कौन बताती है, भाववाचक संज्ञा। नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, उन्हें सही जगह पर लिखिए। यहाँ पे आपको 3 दिए हैं, तीनों में आपको अलग अलग लिखना है। ठीक है, यहाँ पे है कोष्टक में से शब्द में से भाववाचक संज्ञा बनाकर वाक्यों को पूरे करिए। भगत सिंह की वीरता, गुंजन का अपनापन, किसी से शत्रुता, ताजमहल की सुंदरता, अधिक चलने के कारण दादाजी को थकान हो गई। ठीक है, चलिए हमारा अगला टॉपिक है बच्चों लिंग। लिंग क्या होता है, लिंग हमारा वो शब्द होता है जिस शब्दों से हमें पता चल पाए कि ये क्या है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी के पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है वो सारे शब्द हमारे लिंग कहलाते हैं। ठीक है, लिंग के आधार पर हमें पता चलता है कि शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले वो पुल्लिंग और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग। आइए पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ें। सखा सखी, दादा दादी, मामा मामी, घोड़ा घोड़ी, छात्र छात्रा, बालक बालिका, शिष्य शिष्या। ठीक है, मजदूर मजदूरनी, भील भीलनी, ऊंट ऊंटनी, नर्तक नर्तकी, युवक युवती, मोर मोरनी, शेर शेरनी, सिंह सिंगनी, अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, सेवक सेविका। अब इसी तरीके से ये भी इधर दे रखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ समझते हैं क्या बोला है। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इनके प्रयोग से ही इनके लिंग का निर्धारण हो सकता है। जैसे राष्ट्रपति जी आ गए हैं, तो राष्ट्रपति जी कौन है, कोई भाई, मुख्यतः पुल्लिंग की बात हो रही है यहाँ पे। इंजीनियर कार्य को स्वयं देख रहे हैं, इंजीनियर कार्य को स्वयं देख रही है, तो देख रही है से पता चल रहा है ना कोई महिला की बात हो रही है, यानी कि स्त्रीलिंग की बात हो रही है। इन वाक्यों में लिंग की पहचान क्रिया शब्दों द्वारा हो रही है। निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान उनके साथ लगे विशेषण और वाक्य में आई क्रिया से होती है, यानी कि वाक्य में जो क्रिया है और उसके साथ में क्या विशेषण शब्द जुड़ा है उनसे पहचान होगी। जैसे कि डिब्बा बड़ा है, बड़ा है क्या है, डिब्बा, तो पुल्लिंग हुआ। ठीक है, जैसे दरवाजा खुला है, पुल्लिंग, खिड़की खुली है, स्त्रीलिंग, डिबिया बड़ी है, स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग के बारे में समझते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, इन्हें नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। इन शब्दों के पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इनसे पहले नर शब्द लगाया जाता है। जैसे गिलहरी, नर गिलहरी। ठीक है, फिर है तितली, नर तितली, कोयल, नर कोयल। नर शब्द लगा देते हैं तो वो उसमें मतलब पुल्लिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब नित्य पुल्लिंग भी ऐसे ही शब्द होते हैं। जो शब्द हमेशा से ही पुल्लिंग होते हैं उनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता तो उन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। और इन्हें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए इनसे पहले मादा शब्द लगाया जाता है। क्या लगाएंगे इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए, मादा शब्द लगाएंगे। जैसे खटमल, मादा खटमल, कछुआ, मादा कछुआ, भेड़िया, मादा भेड़िया, तोता, मादा तोता, चीता, मादा चीता, खरगोश, मादा खरगोश। ठीक है,
चलिए आगे देखें। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संसार में लगभग हर वस्तु या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे मेज स्त्रीलिंग है, मेज रखी है। पुस्तक ये भी स्त्रीलिंग है, मैंने पुस्तक खरीदी। फोन फोन मैंने फोन खरीदा, ये पुल्लिंग हुआ। फिर है मकान, मकान बड़ा है, ये भी पुल्लिंग शब्द हुआ। आगे बोला है शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग हम यह तभी जानते हैं किंतु किसी शब्द में संदेह हो तो वाक्य बनाकर देख लेना चाहिए। भाई हमें नहीं पता चल पा रहा किसी वाक्य के बारे में कि इसमें पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हमें उससे संबंधित वाक्य बना लेना चाहिए, उससे पता चल जाएगा कि वो क्या है। इस क्रिया स्त्रीलिंग में हो तो स्त्रीलिंग शब्द है, और अगर क्रिया हमारी पुल्लिंग में हो रही है तो वो पुल्लिंग शब्द हुआ। हमने सीखा जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर हुए हमारे। आगे देखें, अगला टॉपिक है हमारा वचन। वचन क्या होता है? देखिए, वचन का अर्थ है संख्या। क्या कहते हैं वचन को? संख्या कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन। यानी कि वो एक है या अनेक है। वचन के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन में हमेशा से हम एक चीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चले कि ये संख्या में क्या है? एक है, एक की ही बात हो तो वो एक वचन कहलाएगा। ठीक है, संख्या में एक का ज्ञान कराने वाले शब्द एक वचन तथा दो या दो से अधिक का ज्ञान कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। आइए एक वचन में बहुवचन शब्दों को जाने कौन कौन से हैं। रुपया रुपये, तिनका तिनके, लड़का लड़के, पत्ता पत्ते, बच्चा बच्चे, बेटा बेटे, कपड़ा कपड़े, चिड़िया चिड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया, कक्षा कक्षाएं, भाषा भाषाएं, सेना सेनाएं। ठीक है, आगे का शब्द है हमारा सेना सेनाएं, वस्तु वस्तुएं, लता लताएं, ऋतु ऋतुएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कविता कविताएं, आंख आंखें, पुस्तक पुस्तकें। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे शब्द हुए इधर के। तो ये हमारे एक वचन और बहुवचन रूप दिया हुआ है। चलिए आगे बोला है आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि हम सामने वाले को तुम न कह के क्या कहते हैं? आदर के लिए आप कहते हैं, तो ये बहुवचन हुआ। दादाजी बाजार गए हैं, वह कल आएंगे। अपने से बड़ों के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। आगे बोला है कभी कभी बहुवचन होने पर संज्ञा का रूप नहीं बदलता। जैसे लता ने फूल खरीदा, मोहन ने आम खाया। लता ने 5 फूल खरीदे, मोहन ने 2 आम खाए। ऐसे शब्दों में उनके साथ प्रयोग में आए विशेषण और क्रिया शब्द उनके एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। ठीक है, विशेषण और क्रिया शब्दों से पता चलता है। फिर आगे बोला है कुछ संज्ञा शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। तो ये है तो एक वचन लेकिन बहुवचन के रूप में प्रयोग होंगे। कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, तेल, जनता आदि। इनके बहुवचन रूप नहीं होते। आगे क्या सीखा हमने इसमें? हमने सीखा वचन का अर्थ है संख्या। वचन संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। एक वचन तथा बहुवचन 2 या 2 से अधिक होने का बोध कराते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करेंगे इसी वीडियो के साथ में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।